शुगर बेसिकली 3 पार्ट्स पे मेजरली इफेक्ट करती है, आंखें, गुर्दा और हमारी नसें। आमतौर पे देखा गया भी लोग चाय तो फिक्की पियेंगे, साथ में गुलाब जामुन खा लेंगे। कि कोई भी दवाई काम ही नहीं करेगी। महीने से पेन किलर खा रहे हैं तो आपकी पेन सहने की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि जो हल्का फुल्का पेन जनरली हम बर्दाश्त कर लेते हैं, आप उस पर भी हैबिट हो जाती है आपकी कि पेन किलर खा लेते हैं। तो जब ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक पेन किलर चलते रहते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये हमारे गुर्दों को और हमारे लीवर को नुकसान करता है। इंडिया में ना फ्री की सलाह देने का बड़ा रिवाज है। किसी के कोई दिक्कत हुई, हाँ जी, तो उसका पड़ोसी आगे कहेगा भाई मेरे लिए दिक्कत हुई थी या मेरे जानकार के ये दिक्कत हुई थी, उसने ये एक दवाई ली थी तो भी यही ले ले। और आदमी ये सोचता है यार डॉक्टर के पास जाऊंगा, पहले तो ये 500 की पर्ची काटेंगे, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद दवाई देंगे, तो सीधी मैं ये दवाई खा लेता हूँ। अपने दोस्तों की सलाह के कारण मरीज मरते हुए देखे हैं हमने। लोग बोलते हैं कि 2 दिन बीपी की गोली खा लो, 4 दिन छोड़ दो, नहीं तो बीपी की गोली की आदत लग जाएगी। कोई बीपी की गोली नशे की गोली नहीं है कि इसकी आदत लग जाएगी। बीपी एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो क्या शुगर, सिर्फ शुगर है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जो जूस है उसमें सिर्फ शुगर है, चाहे वो नेचुरल शुगर है फ्रूट्स की, लेकिन उसके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने भी मल्टीविटामिन्स, जितने भी उसके फाइबर थे, वो तो हमने निकाल दिए कचरे में। कि अगर कोई किसान है उसको जाके मैं खेती सिखाऊंगा तो मैं बेवकूफ माना जाऊंगा, क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है, राइट। कोई मैकेनिक को जाके मैं ये बोलूंगा कि नट ऐसे लगाने हैं तो मैं बेवकूफ माना जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है। तो अगर आप डॉक्टर के पास आ रहे हो तो वो उस चीज का एक्सपर्ट है, आप उसकी बात सुनिए, उसकी बात मानिए। वो 15 साल 20 साल पढ़ाई करके यहाँ पर आपके पास बैठे हैं। नमस्कार, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर विश्वदीप जैन जी, जो खुराना हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो फिजिशियन है और काफी तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं रोजमर्रा में आने वाली दिक्कतों के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए जी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सिरसा पॉडकास्ट पे बुलाया, और आप सभी सिरसा पॉडकास्ट के लिसनर्स को भी मेरी तरफ से थैंक यू। आज हम बात करेंगे कुछ सामान्य बीमारियों के बारे में जो आम पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आज हम इन बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनसे क्या बचाव हो सकते हैं, इसके बारे में आज ये पॉडकास्ट रहेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपनी शैक्षणिक योग्यता या अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, आई एम MBBS MD मेडिसिन, कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ मैं खुराना हॉस्पिटल के अंदर। सो मैंने अपनी MBBS और MD ये की है मेरी मुंबई से। उसके बाद आई वॉज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर इन क्रिटिकल केयर। तो मैंने MBBS के बाद MD मेडिसिन किया है, उसके बाद मैंने क्रिटिकल केयर किया है, उसके बाद मैंने एक फेलोशिप की है डायबिटीज के अंदर, जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन से मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ सिरसा के अंदर 3 साल काम किया है सदगुरु प्रताप हॉस्पिटल में, और अभी पिछले 1 साल से मैं खुराना हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो आपने सिरसा ही क्यों चुना? एक्चुअली मैं सिरसा का ही रहने वाला हूँ, सो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी टू कम बैक टू सिरसा। तो ये तो हमेशा से ही था, मुझे डॉक्टर बनने का भी कहीं ना कहीं मैंने सोचा यही था कि हम देखते थे कि मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, सब कुछ है, वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। सब ने इंजीनियरिंग करके आउट ऑफ कंट्री चले गए, एंड देन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सफ़र करना पड़ता है। सो आई वांटेड कि ऐसी प्रोफेशन में जाया जाए जहां एटलीस्ट मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं कहाँ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अपने कहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो मैं किसी के बाउंड ना रहूँ। सो ये भी एक रीज़न था कि मैंने ये प्रोफेशन को भी चुना था स्टार्टिंग में। तो आपने सिरसा में खुराना हॉस्पिटल को क्यों चुना? खुराना हॉस्पिटल एक्चुअली सदगुरु प्रताप सिंह हॉस्पिटल में जब मैं था तब कई चीजें ऐसी होती थी, क्योंकि वो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल था तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता था। तो कई चीजें जो हम करना चाहते हैं, जो पेशेंट के लिए लाभदायक है, वो शायद हम नहीं कर पाते थे। वेयरएज यहाँ खुराना हॉस्पिटल के अंदर मुझे उन सब चीजों की आजादी है, क्योंकि मैं अपना एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट रन कर रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि जब खुराना जी ने मुझे अप्रोच किया कि वो अपना हॉस्पिटल एक्सपैंड कर रहे हैं और उसके अंदर वो नया डिपार्टमेंट खोलना चाह रहे हैं इंटरनल मेडिसिन का, तो बचपन से ही मैंने बड़े JL खुराना जी को दिखाया है। तो और अभी मेरा फिलहाल में OPD भी उनका कैबिन ही है। तो मेरे लिए तो एक बहुत ऑनर की बात थी कि उन्होंने मुझे ये, मतलब जिस डॉक्टर को आपने बचपन से दिखाया, आज आप उनकी चेयर पे बैठे हो।
तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। डॉक्टर साहब, आज के समय में सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो कौन सी हो रही हैं? आज के समय में जो सबसे ज्यादा बीमारियां कॉमनली फैल रही हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस सबसे ज्यादा फैल रही हैं। यानी कि ऐसी बीमारियां जो हमारे खराब जीवन शैली के कारण ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, मोटापा, ये सारी की सारी चीजें जो सी हैं ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, पर इंडिया इसका एपिसेंटर बना हुआ है और उसका रीजन यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत पुअर है। हर जगह ही फास्ट फूड चलता होगा, हर जगह ही लेट्स होने का रिवाज है, तो ये इंडिया में ही ज्यादा बीमारियां क्यों हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जो फास्ट फूड बाहर भी चलता है वो चाहे फास्ट फूड है, ऐसा नहीं है कि बाहर मोटापा नहीं है, बाहर भी मोटापा है, लेकिन इंडिया का मोटापा बाहर के मोटापे से काफी अलग है। अगर हम बाहर की पॉपुलेशन देखेंगे कि वो अगर कोई बल्की आदमी भी है तो उनकी डाइट में इनफ प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, जो उनके फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो मिलावट वाले नहीं होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो उसके कारण क्या है कि उनकी हेल्थ पे इतना फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से वो लोग फिजिकली एक्टिव है, वहां पर एक रिवाज है को जाना है तो वो साइकिलिंग करके जाएंगे, या जिम एक उनके जीवन शैली का पार्ट है। तो जो लोग थोड़े मोटे भी हैं वो हमारे कंपैरेटिवली ज्यादा फिट है। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो जो WHO कहता है कि मोटापे की जो डेफिनेशन है, इंडिया में वो डेफिनेशन 5-6 पॉइंट पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पतला व्यक्ति है वो भी थोड़ा सा पेट लेके घूमता रहता है। तो हमारे यहाँ पर स्किनी फैट है क्योंकि हमारी डाइट में इनफ प्रोटीन्स नहीं है जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है, और एक्सरसाइज एज अ कल्चर हमारा पार्ट नहीं है कि हमें अगर काम पे जाना है तो सब गाड़ी निकालेंगे, साइकिल कोई नहीं निकालेगा। हर 10 में से 5 से 6 लोगों को शुगर है। हाँ तो जी। शुगर का मेन कारण क्या है? देखिए, शुगर जो सी है ना, एक तो ना इसके बारे में सबसे बड़ी दिक्कत ये है शुगर के बारे में कि इसके बारे में इनफ नॉलेज नहीं है। ये बीमारी हर 4 में से 2 लोगों को है इंडिया के अंदर। हम ऑलमोस्ट 50% लोग डायबिटिक हैं, या फिर अगले जो 25% है वो प्री डायबिटिक है। लेकिन ये क्यों हो रही है इसका किसी को आइडिया नहीं है, सब अपना अपना ज्ञान देते रहते हैं इस पे। एक्चुअली में जो शुगर है, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। अगर आप इस बीमारी को सही ढंग से समझेंगे तो हमारे शरीर में कुछ सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं पेंक्रियास के अंदर, जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं। जब ये सेल्स बहुत ज्यादा ओवरवर्क करते हैं, जब ये बहुत ज्यादा काम करते हैं तो ये सेल खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सेल खत्म होते हैं तब हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो जब ये इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तब हम शुगर को उतने अच्छे ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते, तो शुगर की बीमारी होती है। इंसुलिन अब जैसे जैसे ये सेल कम होते जाते हैं, पहले अगर ये मान लीजिए कि आपको भगवान ने एक अमाउंट मान लीजिए कि 100 सेल दिए थे, 100 सेल 100 यूनिट इंसुलिन दिन की बना रहे थे, आपने इतना काम लिया उनसे कि 100 में से 10 सेल खत्म हो गए, 90 सेल रह गए। अब वो 90 सेल को 100 सेल का काम करना है तो वो और फास्ट कम होंगे, वो 80 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, और इस तरीके से करते करते सेल इतने कम हो जाते हैं कि बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हमें शुगर होता है। और ये सब क्यों होता है? ये ओवरवर्क कौन करा रहा है? ये हम करा रहे हैं कि हम वो शुगर्स को प्रोसेस करने के लिए ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, और डाइट हमारी इतनी ज्यादा हाई कैलोरी है कि बॉडी को इतना इंसुलिन बनाना पड़ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए। आमतौर पे देखा गया भी लोग चाय तो फिक्की पियेंगे, साथ में गुलाब जामुन खा लेंगे। ये एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी दिखाता है। बेसिकली अगर आपको कोई चीज नुकसान कर रही है लेकिन फिर भी आप उसको लेना चाहते हो सिर्फ जीभ के स्वाद के कारण, तो ये मेरे हिसाब से तो कहीं ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुगर का मरीज बिल्कुल ही मीठा नहीं ले सकता, वो उसको शुगर हुई है उसका एक कारण है। उसका कारण था कि आपका लाइफस्टाइल खराब है और आप एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो अगर आपका लाइफस्टाइल खराब होना कारण है और आप उसी लाइफस्टाइल को लेके चलते रहेंगे तो कभी आप सुधार नहीं कर पाएंगे। मैं अपने मरीजों को हमेशा यही बताता हूं कि इलाज और परहेज ये दोनों के दोनों साइकिल के 2 पहिए की तरह है। अगर मरीज सिर्फ परहेज करेगा, इलाज नहीं करेगा, तब भी ये साइकिल ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। और अगर मरीज सिर्फ और सिर्फ इलाज करेगा, परहेज बिल्कुल नहीं करेगा, तब भी ये साइकिल दूर तक नहीं जाएगी। आपको इलाज और परहेज दोनों के अंदर एक बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा, तभी आप इस बीमारी के साथ लंबा जा सकते हैं। इंडिया में टेस्ट कराने का रिवाज कम है, तो लोगों को कैसे पता लगेगा भी मुझे शुगर है? क्या साइन मिलते हैं? देखिए, शुगर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत ही
होते हैं, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पेशाब आना, ये शुगर के मेन लक्षण है। लेकिन ये लक्षणों को आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब आपकी एज 35 प्लस हो गई है तब आप साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं। और अगर आपकी एज 50 प्लस है तो हर 6 महीने में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर होना चाहिए, ताकि बीमारियों को अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सके। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उसको अगर हम अर्ली स्टेज पे पकड़ लेंगे तो उसे बढ़ने ही नहीं देंगे। और रही बात शुगर स्पेसिफिकली, अगर किसी की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो साल में एक बार टेस्ट कम से कम, और 45 की उम्र के ऊपर 6 महीने में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है, यानी कि आप 20% मोर देन योर बॉडी वेट हो, आपके एक्सपेक्टेड बॉडी वेट से, यानी कि अगर आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी बीएमआई के हिसाब से आपका वजन चाहिए था हमें 70 किलो, लेकिन आपका वजन 14 किलो ज्यादा यानी 84 किलो है, तो उस सिचुएशन में आप मोर वल्नरेबल हो। जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुगर, बीपी, थायराइड कुछ भी हो सकते हैं, तो आप इनके लिए ज्यादा वल्नरेबल हो, तो आपको ज्यादा सचेत रहना चाहिए। यानी मेरा वजन ज्यादा है तो मेरे को टेस्ट की जरूरत है? आपको टेस्ट करवाते रहना चाहिए हर साल में एक बार, ताकि अगर बीमारी हो रही है तो हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ सके, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में बीमारी रिवर्सिबल भी होती है। ये कम उम्र के लोगों में या ये मानो कि बच्चों में आजकल शुगर लेवल बड़ा हाई होता है, उनका वेट भी बढ़ा हुआ होता है। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, शुगर ना दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। जैसे कि हमने अभी वो कॉन्सेप्ट की बात की थी कि 100 सेल हैं आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बना रहे हैं, 100 से बहुत ज्यादा होते हैं। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको इजी कैलकुलेशन के लिए 100 सेल बता रहा हूं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, जो कि बच्चों में हो जाती है, जो बहुत जवान बच्चे होते हैं, यानी कि 2 साल की उम्र, 3 साल की उम्र, 10 साल की उम्र से हो जाती है। उसमें क्या होता है कि परमात्मा ने आपको ऊपर से वो सेल ही नहीं बना के दिए, भेजे ही नहीं आपके अंदर वो सेल, या फिर बना के दिए तो बहुत कम किया, आपको 2-3 सेल दे दिए, उसने 3-4 साल की उम्र तक काम किया और उसके बाद वो सेल खत्म हो गए। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन बिल्कुल जीरो होता है, तो ऐसे पेशेंट को हमें इंसुलिन के साथ ट्रीट करना पड़ता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो आमतौर पर बड़े लोगों के अंदर होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हम समय के साथ साथ अपने सेल्स को अब्यूज कर करके उनकी मात्रा घटा देते हैं, और उसके कारण ये शुगर होता है। तो ये पहले ये बीमारी 40 के बाद ही देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में हम क्या देख रहे हैं कि 18 साल के लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। अभी 18 साल के बंदे को टाइप 2 डायबिटीज क्यों होनी चाहिए? यानी कि एक व्यक्ति जिसको 45 साल की उम्र लग गई अपने सेल्स का अमाउंट कम करने में बैड लाइफस्टाइल के साथ, आपका लाइफस्टाइल इतना खराब था कि आपने जो काम 20 साल में होना था वो नुकसान अपने शरीर को 5 साल में दे दिया, कि आपने 10 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक इतना ज्यादा खराब लाइफस्टाइल अपनाया कि आपकी जो बीमारी 40 में आनी थी वो आपने 20 में ले आए। और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो हर चीज हमारे हाथों पे है। बचपन में मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कोई, अगर ये फ्रूटी की एक बात कर लीजिए, जैसे कि एक फ्रूटी मैंने कभी 15 दिन में एक बार से ज्यादा कभी मैंने देखी भी हो। घरों में ना इतनी हमारी माली हालत अच्छी होती थी, ना उस टाइम पे ये कल्चर था कि हम हर 15 दिन में या हर 1 महीने में कभी बाहर गए तो गए। वेयरएज आजकल बच्चे हर रोज बाहर का खा रहे हैं। कुछ नहीं तो रात में बच्चे जिद कर देंगे कि मुझे कम से कम आज फ्राइज तो खिला दो। तो अगर हम रोज ही बाहर का खाएंगे तो वो जो चीज हम 15 दिन में एक बार करते थे, अब हमने रोज करनी शुरू कर दी। तो इससे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो उस चीज का स्वाद चला गया। अगर आपको कोई चीज 15 दिन में एक बार मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू रहती है। अब अगर आप रोज करेंगे तो एक तो आपने उस चीज का स्वाद ही खत्म कर दिया, उसको आपने अपनी नॉर्मल डाइट ही बना लिया है, और दूसरा वो जो आपके शरीर को अंदरूनी रूप से नुकसान पहुंचा रही है वो अलग। आजकल कोल्ड ड्रिंक तो हर घरों में पाई जाती है। रात को मूवी देख रहे हैं तो 12 बजे कहेंगे चलो कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। कोल्ड ड्रिंक, जूस, और जितने भी हम फिटनेस के अंदर ना एक चीज का मंत्र होता है कि डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज। डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो आप पी रहे हैं और उसमें कैलोरीज है वो मत लीजिए। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उससे पेट नहीं भरता। तो शुगर, सिर्फ शुगर है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। जो जूस है उसमें सिर्फ शुगर है, चाहे वो नेचुरल शुगर है फ्रूट्स की, लेकिन उसके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने भी मल्टीविटामिन्स, जितने भी उसके फाइबर थे वो तो हमने निकाल दिए कचरे में, और सिर्फ प्योर शुगर रख लिया। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक्स या फिर ये जूस,
ये सारी की सारी चीजें यूज करने की होती हैं, लेकिन यूज करने की किन की होती हैं कि एक एथलीट है, उसने 200 मीटर का स्प्रिंट मारा है, या किसी ने 1 घंटा एक्सरसाइज किया, उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल कमी है, तो इंस्टेंटली कार्बोहाइड्रेट देके उसको रिचार्ज करना है, कार्बोहाइड्रेट का लेवल सडनली ऊपर लेके आना है, जिसे कार्ब लोडिंग कहते हैं। तो उस काम में एथलीट्स के लिए या फिर किसी ने बहुत हार्डवर्क किया है, उसके बाद ये चीजें समझ में आती हैं। वेराज आप सिर्फ बैठे बैठे टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक तो अपने आप में ही बुरी चीज है, ये सब लोग मेरे ख्याल से जानते हैं, लेकिन जूस भी फॉर दैट मैटर कि अगर आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया, यू हैव टू अर्न योर कैलोरीज, आप कुछ काम करिए, उसके बाद लीजिए कैलोरीज जितनी लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज की जो बीमारी है सिर्फ शुगर से होती है? शुगर एक पार्ट है डायबिटीज होने का, पर एंटायरली शुगर का इसमें रोल नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा शुगर क्या होती है। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जो हमारी डाइट होती है प्राइमरीली उसमें फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अभी जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये काफी टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें हम सिंपल शुगर्स कहते हैं, ये बड़े सुपाच्य होते हैं, बहुत इजीली पच जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो शुगर होती है या जूसेस होते हैं या फिर हमारा जो ग्लूकोज होता है, ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ये बॉडी में जाते हैं और जाते ही घुल जाते हैं। जैसे ही ये बॉडी में घुलते हैं तुरंत ये ब्लड में जाते हैं और एकदम से बॉडी में शुगर का लेवल राइज करते हैं। जब एकदम से लेवल राइज करते हैं तो बॉडी को तुरंत बहुत सारा इंसुलिन बनाना पड़ता है, तो बॉडी पे स्ट्रेन आता है। इसलिए आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मल्टीग्रेन आटा खाइए या फिर कुछ भी ऐसी चीज खाइए जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पर्पज ही है कि जब वो बॉडी में जाएंगे, वो पॉलीसेक्राइड्स है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे। तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे तो हमारी जो बॉडी है उसको इंसुलिन भी धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। उसको कैसा करना पड़ेगा कि आपने खाना खाया, आपका शुगर 100 है, 100 से खाना खाने के बाद अगर आपका शुगर 160 हो रहा है तो बॉडी उसको आराम से कंट्रोल कर लेगी। वेरेज आपने का शुगर 100 है और खाना खाने के बाद 300 स्पाइक मार रहा है, तो बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा एकदम से। तो ये सडन जो शॉक्स लगते हैं, जो ये सडनली इंसुलिन स्पाइक्स देनी पड़ती हैं बॉडी को, ये हमारी शुगर की बीमारी होने में करते हैं। तो इसलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या कैलोरी डेंस फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में है। वो आजकल कम उम्र के लोगों में बीपी बढ़ने की बड़ी शिकायत आ रही है। हाँ जी, तो बीपी जो है वो बेसिकली काफी सारे कारणों से होती है बीपी की बीमारी, लेकिन 95% ऑफ केसेस में कोई कारण नहीं होता। जनरली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है। ब्लड प्रेशर को आप ये समझिए कि अगर आपका हार्ट एक पंपिंग मशीन है तो उसको आगे पूरे शरीर में आपका ब्लड पंप करना है। तो वो ब्लड पंप करने के लिए किस प्रेशर पे उसको ऑपरेट करना है, किस प्रेशर पे वो काम करे कि ब्लड पूरी अच्छी तरह से बॉडी के हर कोने में जाए, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर आपकी नसें ठीक हैं, अगर आपकी नसों का साइज ठीक है, सारी चीजें ठीक हैं, आपकी वेस्कुलर हेल्थ अच्छी है, तो वो एक 120/80 के प्रेशर पे अगर वो काम करेगा तो वो सारी जगह पे ब्लड पहुंचा पाएगा। किसी का हार्ट अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो हो सकता है कि 100/60 के प्रेशर के ऊपर भी सारी जगह पे खून पहुंचा दे। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए हार्ट में कोई दिक्कत है, या फिर आपकी जो नसें हैं, जो ज्यादातर लोगों में कारण होता है कि अगर आपकी नसें जो सी हैं वो बारीक हैं, तो उन बारीक नसों के अंदर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उस मशीन को ज्यादा तेज प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो खून पहुंचा पाएगी। तो हार्ट अगर बीपी आपका 180 रह रहा है, 200 रह रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो हार्ट रूम नाम का जो पंप है आपकी बॉडी में, इसको 180-200 का प्रेशर लगाना पड़ रहा है आपके कोने कोने तक ब्लड पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपकी नसें इतनी बारीक है। तो जो हम बीपी की दवाई देते हैं उसमें बीपी कम करने का तरीका भी ये होता है कि जो नसें हैं वो खुल जाएं, सो दैट ब्लड इजीली पास हो जाए और हार्ट को कम प्रेशर में काम करना पड़े। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीपी कम करना है क्योंकि सिर्फ कम करना है, या शुगर कम करना है तो सिर्फ कम करना है। नहीं, हमें इसलिए करना है क्योंकि ये चीजें नुकसान करती हैं शरीर को। अगर किसी का बीपी 170-180 रह रहा है तो कॉन्स्टेंटली वो मशीन हाई प्रेशर पे काम कर रही है, आपका हार्ट जो है वो हाई प्रेशर पे काम कर रहा है, और इवेंचुअली धीरे धीरे फिर वो हार्ट का साइज, कोई भी अगर मसल है अगर वो ज्यादा काम करेगी तो उसका साइज बढ़ेगा। तो हार्ट का जब साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे हम कार्डियोमेगाली कहते हैं या कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो उसके बाद मतलब वो हार्ट का साइज तो बढ़ जाता है पर वो काम का नहीं रहता है, तो उसकी पंपिंग और कम हो जाती है। तो ये जो कारण है जी, हमारे हार्ट को नुकसान होगा या फिर
बीपी कई बार किसी मरीज को लकवा भी दे सकता है, किसी के दिमाग की नस फट सकती है, तो जो जीवन बर्बाद कर सकती हैं, ऐसी बीमारियां भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें इन बीमारियों को कंट्रोल रखना चाहिए। यानी बीपी बढ़ना कई बीमारियों का कारण है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाँ जी, बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि उसका रीजन ये है कि बीपी के शुरुआती कोई लक्षण नहीं होते। कई मरीज होते हैं वो काफी ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं कि अगर उनका बीपी 170 180 आ गया तो उसके ऊपर उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिसको लक्षण आ गए वो तो दिखा लेता है, लेकिन कई मरीज ऐसे होते हैं जो 200 220 के बीपी के ऊपर भी कोई लक्षण प्रेजेंट नहीं करते हैं, जिनको कोई लक्षण ही नहीं आएगा, उनको कभी पता ही नहीं चलता उनको बीमारी है। तो बीपी को जानने के लिए कोई टेस्ट भी नहीं होता अनटिल अनलेस की बीपी की बीमारी इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसने हमारे किसी अंग पे नुकसान पहुंचा दिया है, हमारे गुर्दे को खराब कर दिया है, तब जाके रिपोर्ट में जब आएगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। अर्ली स्टेजेस में बीमारी को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रेगुलरली अपना बीपी चेक करें, कि कम से कम आप महीने में एक बार तो बीपी चेक कर लें। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं भी शराब सिगरेट बीड़ी पीने से लीवर खराब हो जाता है। हाँ जी। अब महिलाएं तो ना बीड़ी पीती ना सिगरेट पीती, फिर भी उनका लीवर खराब हो जाता है, या हेपेटाइटिस या और भी किडनी की कई प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसका क्या कारण रहता है? देखिए, लीवर खराब होने के काफी कारण हैं, उसमें से एक कारण अल्कोहल है। तो जो लोगों को अल्कोहल के कारण लीवर खराब होता है उन्हें हम अल्कोहलिक लीवर डिजीज कहते हैं। बट आजकल एक बीमारी और बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिसे हम नैश रिलेटेड लीवर डिजीज कहते हैं। नैश रिलेटेड लीवर डिजीज में बेसिकली नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, इसके नाम में ही है कि शराब ना पीने के कारण के बाद भी जिन लोगों के लीवर के अंदर डैमेज हो रहा है, और उसका कारण है फैटी लीवर बेसिकली। तो हमारा जब लाइफस्टाइल खराब होता है और हम बहुत हाई डेंसिटी फूड्स लेते हैं, या हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो हमारी लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये फैट जो डिपॉजिट होता है, ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज में जैसा पैटर्न आता है वैसा ही होता है ऑलमोस्ट। तो इसके भी ग्रेड्स होते हैं कि फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और उसके बाद जब ये फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है लीवर में, तो लीवर की फंक्शनिंग हैम्पर होने लग जाती है और धीरे धीरे फिर ये लीवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है, जिसे हम नैश रिलेटेड CLD कहते हैं। सो जिन्होंने कभी लाइफ में ड्रिंक भी नहीं किया उन लोगों को भी इस तरीके से ये हो सकता है। अल्टीमेटली बात तो फिर वही लाइफस्टाइल पे ही आ जाती है घूम फिर के। बाकी जो हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, इनकी बातें ये तो संक्रमण रोग हैं, ये संक्रमण से ही आते हैं, तो इनकी पैथोलॉजी तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। तो आम आदमी को क्या परहेज रखने चाहिए कि उनको लीवर वगैरह की प्रॉब्लम ना आए? देखिए, आज हमने जितनी भी बीमारियों के बारे में बात की है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो BP हो, चाहे वो फैटी लीवर हो, इन सब के अंदर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो सेंट्रल पैथोलॉजी है वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो अगर व्यक्ति ज्यादा काम करेगा और कम खाएगा, मतलब खाने के लिए नहीं जिएगा, जीने के लिए खाएगा। खाना सिर्फ हमारी बॉडी को फ्यूल करने के लिए, हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए है। खाना अगर सिर्फ शौक ही बन जाएगा कि जीने का एक ही पर्पज है कि खाना है, तो फिर वो हमारी बॉडी को धीरे धीरे अंदर से खराब करना शुरू कर देगा। तो ये BP, शुगर, लीवर की दिक्कतें, ये सारी की सारी चीजें इसके कारण ही आती हैं। तो बॉडी लाइफ में डिसिप्लिन होने का बहुत जरूरी है कि अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं, हम कुछ भी खाएं कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, और हफ्ते में 5-6 दिन हम कुछ ना कुछ आधा घंटा 45 मिनट डेली की कुछ ना कुछ एक्टिविटी फिजिकल कर रहे हैं, तो ही ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आजकल क्या होता है, यूट्यूब फेसबुक का ट्रेंड चल रहा है, तो आधी दुनिया तो फेसबुक और यूट्यूब से नॉलेज लेके, आधे डॉक्टर तो खुद ही घर पे बन जाएंगे। तो ये फायदेमंद रहता है, नुकसानदायक रहता है? देखिए, मैंने 5.5 साल की MBBS की, 3 साल MD मेडिसिन की, उसके बीच में जो प्रिपरेशन के लिए टाइम था वो अलग, उसके बाद से मेरे को अब 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते। तो मुझे जो आज मैं जिस नॉलेज को अपने पास रखता हूं उसको गेन करने में मुझे 18 साल लगे हैं। और कोई व्यक्ति अगर 18 मिनट में गूगल से पढ़ के वो नॉलेज ले सकता है या उसके बारे में समझ सकता है, तो ये उसका वहम है। गूगल जो है वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क होता है। इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, पर इंफॉर्मेशन कभी भी नॉलेज नहीं बन सकता। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट होने के लिए ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्डवर्क चाहिए होता है। तो ये चीज वो वाली हो जाती है कि आदमी इससे कंफ्यूज ही होता है ज्यादा। कई चीजें ऐसी बीमारियां होती हैं जिन पे शायद हमें इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेस हो जाते हैं।
कुछ आपके लक्षण हैं, गूगल ने बता दिया कि आपको तो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, तो कई लोग बिल्कुल ही स्ट्रेस्ड आउट होकर इस चक्कर में घूमते रहते हैं, दिमाग में घर कर जाती है भी मुझे ये बीमारी हाँ है। जी, हाँ जी। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप उस पर भरोसा करके जाइए। जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी अपना असर तब दिखाता है व्हेन, जब आपने, जैसे कि आप ये बोल दीजिए कि अगर आप किसी शिक्षक के पास जा रहे हैं और उस शिक्षक पे ही डाउट कर रहे हैं तो आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो उसी हिसाब से मुझे ये लगता है कि जब आपका डॉक्टर 15 साल 20 साल प्रैक्टिस करके बैठा है, उसको इस चीज के अंदर वो एक्सपर्ट है, तो उसका एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए आप गए हैं और उस ओपिनियन को आप डाउट कर रहे हैं क्योंकि आपने 15 मिनट गूगल पे कुछ पढ़ लिया, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मरीज को डिससेटिस्फाई भी करता है और उसके कारण उनका इलाज जो है वो सही ढंग से भी नहीं हो पाता। आजकल चैट जीपीटी का रिवाज आ गया, डॉक्टर दवाई देता है, हर कोई फोटो खींचता है, चैट जीपीटी डाला, पूरी डिटेल बता देगा भी ये किस चीज की है। इससे बेनिफिट भी मिलना चाहिए कुछ तो, कि नहीं? देखिए, जनरली क्या होता है कि आप ये समझिए कि आपको कोई चीज सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए लेनी है तो कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है कि आपने चैट जीपीटी पे प्रिस्क्रिप्शन डाला, प्रिस्क्रिप्शन से आपके सारे ड्रग्स आ गए कि ये ड्रग क्या करता है, ये ड्रग क्या करता है, ये ड्रग क्या करता है, और आपने उतना जान के आप खुश हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार लेने गया, ठीक है, कार लेने गया, मैंने कार के बारे में रिसर्च किया, ठीक है, रिसर्च किया कि इस गाड़ी के अंदर ये वाला इंजन है, अच्छी बात है जी, ये वाला गियर बॉक्स है, अच्छी बात है जी, पेट्रोल की टंकी की इतनी कैपेसिटी है, लोग इतने बैठ सकते हैं, ये सब नॉलेज मुझे मिल गई, मैं खुश हूं, मैं कार लेने जा रहा हूं, मेरा हक बनता है। लेकिन अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं वो जो इंजन बना है उसके अंदर लोहा इतना लगा है, मुझे इस लोहे का इतना नहीं, ये वाला पार्ट डालना है, गियर बॉक्स ये वाला नहीं, ये वाला लेना है, इस कंपनी से सोर्स नहीं किया होना चाहिए, उस कंपनी से सोर्स किया होना चाहिए, जो सीट है उसका जो लेदर है वो यहां से आया है, वहां से आना चाहिए। अगर हम इतना डीप में चले जाएंगे तब ये प्रॉब्लम बनता है। तो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसके बारे में देखिए, आपका राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड, आप उसके बारे में देखिए कि क्या क्या ड्रग्स दिए हैं आपको, वो ड्रग्स क्या क्या एक्शन करते हैं। पर जब आप किसी ड्रग का एक्शन पढ़ते हैं ना तो उसके साइड इफेक्ट्स भी साथ साथ लिखे हुए आते हैं। तो पेशेंट साइड इफेक्ट तो पढ़ लेता है कि इस ड्रग के इतने 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 ये वाले साइड इफेक्ट हैं, पर वो ये चीज भूल जाता है कि वो साइड इफेक्ट डॉक्टर को भी पता है, वो डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो डोज है वो उस हिसाब से दी जाती है कि आपको साइड इफेक्ट्स ना आए। तो आप अननेसेसरी ज्यादा डीप ना जाएं, हाँ आप नॉलेज रखिए बट ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है उन चीजों के ऊपर। आजकल मल्टीविटामिन का रिवाज चल गया है, क्या मल्टीविटामिन ले लेने चाहिए या डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए? नहीं, मल्टीविटामिन्स तो ले लेने चाहिए। देखिए बात यह है कि जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारी जो इंडियन डाइट है वो काफी इनकम्प्लीट डाइट है। तो हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। हमारी डाइट के अंदर, अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपकी डाइट में आपको विटामिन B12 नहीं मिलने वाला। B12 जो है वो एनिमल सोर्स में ही होता है प्राइमरीली। देन हमारी जो डाइट है उसके अंदर आयरन के इतने सोर्सेज नहीं होते हैं। देन हमारी जो आजकल की जिंदगी है उसमें हमें विटामिन D भी नहीं मिलता, क्योंकि विटामिन D लेने के लिए आपको 2 घंटे धूप में खड़ा होना पड़ेगा 12 से 2 के बीच में, जो कि कोई नहीं कर रहा, और अगर कोई कर भी रहा है तो सनस्क्रीन लगा के कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये सब जो विटामिन हैं, ये सब जो मिनरल्स हैं, इसकी हमारी बॉडी में काफी कमी हो रही है। तो इस कमी को दूर करने के लिए अगर आपने साल में 2-3 महीने एक अच्छा सा मल्टीविटामिन लिया तो उसका कोई हर्ज नहीं है, वो आप बिना पूछे भी ओवर द काउंटर ले सकते हैं। ये जो दर्द निवारक गोलियां या एंटीबायोटिक होती है, ये एक बार तो शरीर को फायदा देती है, पर कहीं ना कहीं ये शरीर को नुकसान भी दे रही होंगी। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी हुई है, आपको कोई इन्फेक्शन हुई है, तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक देना गलत नहीं है। अगर आपको उस इन्फेक्शन के अंदर उस एंटीबायोटिक की नीड ही नहीं है तो फिर वो एंटीबायोटिक देना गलत है। या फिर अगर मान लीजिए आपका काम सुई से चलता है और आप तलवार उठा रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। आजकल हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे अभी मौसम खराब हुआ, हल्की फुल्की सर्दी हुई, जो कि वायरल है, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डीकंजेस्टेंट और एंटी एलर्जिक देने हैं, उसी से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन यहां पर मैंने रिवाज देखा है कि हर कोई, इवन डॉक्टर्स भी, उनको भी मजबूरी में एंटीबायोटिक लिखने पड़ते हैं। जब वायरल डिजीज है तो एंटीबायोटिक ने तो बैक्टीरिया पे काम करना है, उस पर काम ही नहीं करना, तो आप क्यों एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? तो इस चक्कर में क्या होता है कि जब हम बार बार एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर तो कोई नुकसान नहीं करते, पर वो ड्रग रेजिस्टेंस दे देते हैं। तो अगर एक ड्रग जो आपने आज ले लिया वो शायद कल को आपके ऊपर काम ना करे, क्योंकि बॉडी में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई है। तो इंडिया इस तरफ चल रहा है कि इंडिया में एक टाइम पे ऐसा आएगा कि कोई भी दवाई काम ही नहीं करेगी जब उसकी जरूरत है,
जब हमको वाकई में एंटीबायोटिक की जरूरत है तब एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले से ही अब्यूज कर लिया है। तो ये एंटीबायोटिक्स के साथ तो ये बहुत दिक्कत हो रही है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन शुड बी स्टॉप्ड। डॉक्टर साहब, हर एक के घर में पेन किलर पड़ी होती है, उसको सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए वो लंबे टाइम तक दवाई लेते रहते हैं। हाँ जी, तो इसका नुकसान भी मिलता होगा। बिल्कुल जी। अगर हम पेन किलर्स का अब्यूज करते हैं तो ये हमारी किडनीज को, लीवर को डैमेज करते हैं। बेसिकली अगर आप पेन किलर खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको एक फ्रैक्चर हुआ है और आपने 14 दिन 15 दिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको पेन किलर दिन में 3 बार खाना है, तो वो ऐसे आपकी किडनी को नुकसान नहीं करेगा। पेन किलर नुकसान करेगा जब ये बन जाएगी हैबिट कि आप 6-6 महीने तक लगातार कुछ भी हुआ, हल्का सा भी बॉडी को पेन हुआ तो आपने हैबिट बना ली कि पेन किलर ले लिया, हल्का सा दर्द हुआ पेन किलर ले लिया। तो ये प्रोलॉन्ग पीरियड 6-6 महीने, साल लोग, कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 4-4 साल से रोज पेन किलर खा रहे हैं, उसके बिना उनको चलता ही नहीं है। तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो जो 50 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनकी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स की कमी होती है, तो वो उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। बस उसके जो लक्षण हैं उन लक्षणों को दबाने के लिए पेन किलर खा रहे हैं और लगातार खा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि अगर आप मान लीजिए महीने से पेन किलर खा रहे हैं तो आपकी पेन सहने की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि जो हल्का फुल्का पेन जनरली हम बर्दाश्त कर लेते हैं, आप उस पर भी हैबिट हो जाती है आपकी कि पेन किलर खा लेते हैं। तो जब ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक पेन किलर चलते रहते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये हमारे गुर्दों को और हमारे लीवर को नुकसान करता है। इंडिया में ना फ्री की सलाह देने का बड़ा रिवाज है। किसी के कोई दिक्कत हुई, हाँ जी, तो उसका पड़ोसी आगे कहेगा भाई मेरे लिए दिक्कत हुई थी या मेरे जानकार के ये दिक्कत हुई थी, उसने ये एक दवाई ली थी, तो भी ये ले ले। और आदमी ये सोचता है यार डॉक्टर के पास जाऊंगा, पहले तो ये 500 की पर्ची काटेंगे, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद दवाई देंगे, तो सीधी मैं ये दवाई खा लेता हूँ। नहीं, देखिए ये तो सही बात है आपकी कि लोग अपने पड़ोसी को सेम बीमारी हुई या कुछ वैसा हुआ, उसने जो दवाई बता दी वो ले ली। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की बीमारी अलग है, किस व्यक्ति को कितनी डोज देंगे। ये हम जनरली देखते हैं कि कोई पेशेंट आया हमारे पास शुगर का, आपने उसको दवाई लिख के दे दी, वो सेम दवाई जाके 4 पेशेंट्स को बताया था कि आप ये वाली ले लो, आप इससे ठीक हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपकी शुगर की बीमारी है, अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो आपको बहुत कम डोज लग रही होगी, या फिर अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा एडवांस कर चुकी है तो आपको शायद बहुत हाई डोज लग रही होगी। अब सामने वाले व्यक्ति की बीमारी किस स्टेज पे है, उसको कितनी दवाई की रिक्वायरमेंट है, ये वो वाली बात हो गई कि अगर मान लीजिए आपकी खुराक 2 रोटी की है और किसी की खुराक 10 रोटी की और किसी की खुराक 1 रोटी की है, और वो 10 रोटी वाला आपको बोले कि मेरे को बोला है 10 रोटी खानी है तो मेरा पेट भरेगा, तू भी 10 रोटी खा, तू भी 10 रोटी खा। नहीं, आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है। जब भी शुगर मरीज अपने ठीक करवाने जाते हैं, कोई भी बीमारी ठीक कराने के लिए हमारे पास आते हैं, तो हमेशा हम डोज जो सी हैं पेशेंट का शरीर और बीमारी का लेवल देख के ही हम उसके हिसाब से डोज देते हैं। तो सबकी डोजेस अलग होती हैं, तो इसलिए या तो पेशेंट अंडर ट्रीट हो जाता है इससे, या पेशेंट ओवर ट्रीट हो जाता है। तो ये फ्री की सलाह देने वाला काम तो कहीं ना कहीं खराब ही करता है। अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए, जिस ऐसा भी जिस टाइम पे कोई आया हो, उसने अपनी कोई मन मर्जी की हो। देखिए, इसके अंदर ना मैं आपको एक बहुत ही मतलब ये तो हमने काफी बार देखा है कि अपने दोस्तों की सलाह के कारण मरीज मरते हुए देखे हैं हमने। बेसिकली एक ये चीज आपने भी बहुत सुनी होगी कि लोग बोलते हैं कि 2 दिन बीपी की गोली खा लो, 4 दिन छोड़ दो, नहीं तो बीपी की गोली की आदत लग जाएगी। देखिए, पहली चीज आप ये समझिए कि बीपी की गोली की आदत नहीं लगती है। कोई बीपी की गोली नशे की गोली नहीं है कि इसकी आदत लग जाएगी। बीपी एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर आपकी नसें संकरी हैं, बारीक हैं, तो उसके अंदर ब्लड देने के लिए प्रेशर ज्यादा देना पड़ रहा है हार्ट को, तो वो नसों को खोलने के लिए हमने बीपी की दवाई दी है। उस बीपी की गोली का एक्शन 24 घंटे का है, उसने 24 घंटे असर करना है। 24 घंटे के बाद आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं कि अगर एक बार ही खाना खाया तो अब ये नहीं सोच सकते ना 4 दिन छोड़ दूंगा मैं, आपको रोज खाना खाना पड़ेगा क्योंकि उसका एक्शन ही 24 घंटे का है, राइट। तो बीपी की गोली ने 24 घंटे आपकी नस खोल के रखनी है, फिर 24 घंटे बाद फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर से आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, हफ्ते में 4 दिन आपका बीपी बढ़ा हुआ है, 2 दिन ठीक है, 4 दिन बढ़ा हुआ है, ये हार्ट पे और ज्यादा लोड लेके आएगा। हमने ऐसे ऐसे परिवार उजड़ते हुए देखे हैं कि एक व्यक्ति, 2 छोटे बच्चे, वो हमारे पास आता है ब्रेन हेमरेज के साथ, और वो पेशेंट सदा के लिए बेड पे रह गया, ठीक है, उसको अर्धांग हो गया, सदा के लिए बेड पे रह गया।
उसका रीजन, उसकी परिवार तो पूरा का सोल अर्नर था अपनी फैमिली का, बच्चे हैं, पूरी आगे बीवी है, सारे लाइफ पड़ी है, लेकिन अब वो बेड रिडन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके एक बहुत ही समझदार फ्रेंड ने उसको सलाह दे दी कि डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, ये जो तू बीपी की गोली है रोज मत खाया कर, तो हफ्ते में 2 दिन खा लिया कर या 1 दिन छोड़ के खा लिया कर। उससे क्या हुआ कि आप खुद सोचिए, अगर आप एक गाड़ी को चला रहे हैं, उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हैं, तो वो ज्यादा एवरेज देगी, या आपने स्पीड दी ब्रेक मारी, स्पीड दी ब्रेक मारी, जो लगातार चल रही है वो बढ़िया है रहेगी। ना। गाड़ी का इंजन ही खराब होगा इससे कि आपने सडनली रेस मार के 100 पे लेके आए, फिर ब्रेक मार के 0 पे, फिर 100 पे, फिर 0 पे, है ना। तो उसके कारण उनका बॉडी के अंदर, जिस टाइम वो बेसिकली गाड़ी से जा रहे थे कहीं पर, शुक्र है कि गाड़ी में अकेले थे, अगर परिवार होता शायद परिवार को भी नुकसान होता। गाड़ी में जा रहे थे, बीपी उनका 200 से ऊपर शूट हुआ, कोई स्ट्रेस हुआ होगा। तो अगर मान लीजिए आपका बीपी नॉर्मल रहता है, आपको स्ट्रेस हुआ तो आपका बीपी 160 तक चला जाएगा, पर अगर आपका रहता ही 170 है, स्ट्रेस हुआ तो 200 के ऊपर चला जाएगा। तो उनका बीपी 200 के ऊपर शूट किया, उनकी दिमाग की नस फट गई, दिमाग की, उनका जीवन और उनके परिवार का पूरा जीवन खत्म हो गया। उस फ्रेंड का कुछ नहीं गया जिसने अपनी राय दे दी कि आप दवाई मत खाइए। एक गोली अगर आपका पूरा जीवन बचा सकती है, तो मेरे हिसाब से वो गोली गलत नहीं है। और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर कोई किसान है, उसको जाके मैं खेती सिखाऊंगा तो मैं बेवकूफ माना जाऊंगा, क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है, राइट। कोई मैकेनिक को जाके मैं ये बोलूंगा कि नट ऐसे लगाने हैं, तो मैं बेवकूफ माना जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है। तो अगर आप डॉक्टर के पास आ रहे हो, तो वो उस चीज का एक्सपर्ट है, आप उसकी बात सुनिए, उसकी बात मानिए। वो 15 साल 20 साल पढ़ाई करके यहाँ पर आपके पास बैठे हैं। कोई व्यक्ति जिसका मेडिकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको लगता है कि वो व्यक्ति समझदार है, होगा वो समझदार, ऐसी बात नहीं है, उसको बहुत नॉलेज होगी, पर इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, इस चीज में वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उनकी राय लेने से बचें, ठीक है। अपने डॉक्टर के साथ हर चीज डिस्कस करें। आपका जो बीमारी है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डोज पे, किसी पर्टिकुलर दवाई पे कंट्रोल्ड है, तो उसको कंट्रोल रखें। ये गलती हमने इतना देखी है लोगों के अंदर कि मान लीजिए शुगर है आपका एक पर्टिकुलर डोज पे, फॉर एग्जांपल 2 मिलीग्राम की डोज पे आपका शुगर कंट्रोल हो गया, कि मेरा शुगर कंट्रोल हो गया। वो आएगा, वो पूछेगा कि ये दवाई कम हो सकती है क्या। देखिए, अगर बीमारी कम हो रही है तो ऑब्वियसली दवाई कम हो जाएगी, लेकिन हमें बीमारी से प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमें इलाज से नहीं। जो हमारी लोगों के अंदर गलत धारणा है कि शुगर की दवाइयों से किडनी खराब हो जाती है, कुछ नहीं होता जी। शुगर से किडनी खराब होती है, शुगर से आंखें खराब होती हैं, शुगर से नसें खराब होती हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां हमारे शरीर को खराब करती हैं। हमें इन बीमारियों को चेक में रखना है। चेक में कैसे रख सकते हैं? दवाइयों से रख सकते हैं। जिस दवाई पे आपका डोज बीपी कंट्रोल हो गया, या जिस दवाई पे आपको शुगर कंट्रोल हो गया, उसको कंटिन्यू कीजिए, सो दैट आपका वो बीमारी इस पॉइंट से आगे ना बढ़े। लोग क्या करते हैं, जैसे ही कंट्रोल आता है दवाई आधी कर देते हैं, दवाई आधी कर देते हैं, तो वो बीमारी को बढ़ने का मौका मिल जाता है। फिर वो इतनी बढ़ जाती है कि जो पहले वाली डोज थी उस पर भी करेक्ट नहीं होती, आपकी डोज बढ़ानी पड़ती है। फिर लोग कहते हैं कि बीमारी अगर हो गई तो कभी ना कभी तो फिर आपको अल्टीमेटली इंसुलिन पे आना पड़ता है। नहीं, अगर आपने शुगर की बीमारी हो गई, उसे कंट्रोल में रखा है, तो वो आगे कभी भी नहीं बढ़ेगी। हम उसे बढ़ने का मौका देते हैं, और ये मौका देने के अंदर सबसे बड़ा तो आसपास की जो राय हैं, ये सबसे बड़ा काम करती है। और कहीं ना कहीं पेशेंट भी सोचता है कि मेरी दवाई बंद हो जाए, पर पेशेंट को ये नहीं सोचना चाहिए। पेशेंट को ये सोचना चाहिए कि मेरी बीमारी खत्म हो जाए, और ये बीमारी खत्म हो सकती है। शुगर, बीपी, सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं अगर हम इनको अर्ली डायग्नोज कर लें। और इनको अर्ली डायग्नोज करने के बाद इनका जो मुख्य कारण यानी कि मोटापा, लाइफस्टाइल, इसको सुधार लें, तो ये बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं इनिशियल स्टेजेस में। डॉक्टर साहब, स्वस्थ रहने के लिए 3 कोई जरूरी आदतें बताइए। स्वस्थ रहने के लिए 3, अगर मैं 3 भी नहीं, मैं बस एक चीज का अगर बोलूंगा तो वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिसिप्लिन आपके खाने में होना चाहिए, यानी कि आपको माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए, कि आप जो भी खाएं सोच समझ के खाएं कि ये चीज कहीं मैं ज्यादा मेरे शरीर को नुकसान तो ना करे। डॉक्टर साहब, स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 जरूरी आदतें हैं? 3 जो सबसे जरूरी आदतें मैं कहूंगा वो ये रहेंगी कि एक तो जो हमारा खाना पीना हो वो सोच समझ के हो, यानी माइंडफुल ईटिंग हो, कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाके कोई नुकसान ना करे। हम इन चीजों का ध्यान दें, जितनी कैलोरीज की हमें रिक्वायरमेंट है उतनी कैलोरीज लें, उससे ज्यादा ना लें। ओवर ईटिंग अगर हम कर रहे हैं या बाहर की चीजों में इंडल्ज कर रहे हैं तो वो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार हो, उससे ऊपर ना हो। सेकंड, कि हम कुछ ना कुछ
एक्सरसाइज, आप चाहे जिम चली जाइए, आप चाहे योगा कर लीजिए, आप चाहे डांस कर लीजिए, स्विमिंग, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी या किसी स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो जाइए, आधा घंटा डेली की जरूरी है। एंड लास्ट, कुछ ऐसी चीज जो आपके माइंड को भी रिलैक्स करे। सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, हमें मेंटली भी रिलैक्स रहना होगा। तो मेंटली रिलैक्स करने के लिए कोई भी चीज जो आपका माइंड रिलैक्स करती हो, जिस चीज का आपको शौक हो, किसी को सिलाई कढ़ाई का शौक है, किसी को गाने सुनने का शौक है, किसी को गाना गाने का शौक है, किसी को डांस करने का शौक है, तो जो अपनी हॉबीज हैं उनको टाइम जरूर उनको दीजिए। अपने टाइम दीजिए, अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए आपका लाइफ के प्रति, एक आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखें और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखें। और इन सबको कैरी आउट करने के लिए चाहिए शेयर डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। आजकल लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान बड़ा बढ़ रहा है। हाँ जी, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है भी एलोपैथी की जो दवाई है वो तो नुकसान देती है और आयुर्वेदिक नुकसान नहीं करती। देखिए इस पे मैं, आयुर्वेदा बहुत अच्छी साइंस है, मैं यही कहना चाहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीज ज्यादा रिसर्च्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि एक पैरासीटामोल की गोली मार्केट में आने से पहले 20 साल पहले उस पर रिसर्च हुआ। 20 साल पहले रिसर्च हुआ है, सारी चीज उसके बारे में लिखी गई है, हमें पता है कितनी डोज पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या साइड इफेक्ट आएगा, हर चीज मापी तुली है। तो वो चीज कभी नुकसान नहीं कर सकती अगर हम उसे गाइडेंस के अंदर ले रहे हैं। वेयर एज अगर कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ एज्यूम की जा रही है कि हाँ ये फायदा कर देगी, जिसका कोई मेटा एनालिसिस नहीं है, जिसका कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, तो मैं गिनी पिग नहीं बनना चाहूंगा उस चीज के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं आयुर्वेदा बहुत अच्छी साइंस है, बट इट इज नॉट वेल रिसर्च्ड, उतना ज्यादा उस हाई लेवल पे उतना पैसा नहीं लगाया गया है। एलोपैथी के अंदर पैसा इतना लगा हुआ है कि वो वेल रिसर्च्ड है, उसके ऊपर इतने ट्रायल्स हुए हैं। आयुर्वेदा भी धीरे धीरे आगे आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको शुगर के बारे में बताया कि शुगर के मरीज जो उनसे हैं उनके अंदर इंसुलिन बनाने वाले सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि मैं इस बीमारी को जड़ से ठीक कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि आपके 100 सेल दिए थे, 100 में से 90 सेल रह गए, 90 सेल वाले पॉइंट पे आपने अपना लाइफस्टाइल सुधार लिया तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, मैं मानता हूं। पर अगर आपके 100 के सेल ही 20 रह गए, 80 सेल मर गए, तो दुनिया की कोई ताकत, ऊपर से आगे भगवान भी आपके वो सेल जिंदा नहीं कर सकता। आपकी बॉडी में हमेशा इंसुलिन की डेफिशिएंसी रहेगी। तो अगर आपकी बीमारी इतनी एडवांस हो गई है, वो ठीक ही नहीं हो सकती है, लेकिन कोई आके आपको झूठे क्लेम करेगा तो ये गलत है। और ये आयुर्वेदा ऐसा क्लेम नहीं कर रहा, कई लोग जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग ऐसे क्लेम करते हैं और वो आयुर्वेदा को ही मेरे ख्याल से एक टाइप से खराब बदनाम कर रहे हैं। आयुर्वेदा ऐसा नहीं कहती कि हम सब चीजों को जड़ से ठीक कर देंगे। आयुर्वेदा भी एक साइंस है, इस साइंस की स्टडी एक तो पूरी होनी चाहिए और उस साइंस को रिप्रेजेंट करने वाले मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उनको। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय निकालने के लिए और लोगों को इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आभार आपका जिन्होंने आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और आपके लिसनर्स के साथ में हम कुछ वैल्यूएबल चीजें शेयर कर पाए।